हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाराष्ट्र स्टेट 2021 के एग्ज़ाम। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी डिक्लेयर किया था कि अब 1 जून से यहाँ पर क्लासेस लेने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि जब भी एक नई वीडियो आए तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। Hello learners, subscribe the Knowledge Gainers channels and press the bell button for all latest notification. ठीक है, तो हम महाराष्ट्र स्टेट के लिए जो भी सेट की एग्ज़ाम होने वाली है, जो कि 26 दिसंबर को होने वाली है, तो उसके लिए जो भी सिलेबस है, किस तरह से हमें एग्ज़ाम के लिए स्टडी करना है, क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है, ये सभी कुछ हम देखने वाले। तो 1 जून से हमारी जो क्लासेस है वो स्टार्ट होने वाली है। तो जल्दी से हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, तो आप इस फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कोर्स का फ़ायदा उठा सकेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि जब तक कि हमारा क्लासेस स्टार्ट नहीं हो जाते तब तक हम सिलेबस क्या है, हमें किस तरह से स्टडी करना है, ये सब कुछ हम देख लेंगे, ताकि जब हम एक बार स्टडी हमारा सिलेबस स्टार्ट कर दे तो हमें बीच में बाकी कोई चीज़ देखने की ज़रूरत ना पड़े। हमें पेपर सेट कहाँ से डाउनलोड करना है, हमारा सिलेबस हमें कहाँ से डाउनलोड करना है, हमारे जो भी पेपर्स है उसमें कहाँ से स्टडी करनी है, कहाँ से हमें नोट्स मिलेंगे, ये सभी हम एक एक वीडियो में आपको बताते चलेंगे। तो अभी आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे पास क्या होता है कि महाराष्ट्र स्टेट में हमें सभी को पता है कि 2 पेपर हमारे पास है, तो पेपर 1 और पेपर 2। तो हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे पेपर 1, जो कि सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट के लिए कॉमन होता है। एंड देन इसके बाद हम देखेंगे पेपर 2, जो कि मैं पढ़ाऊँगी कंप्यूटर साइंस ब्रांच, जो भी स्टूडेंट रिलेटेड करते हैं उन्हें। बाकी के सब्जेक्ट, क्योंकि मेरा जो फील्ड है वो कंप्यूटर साइंस है, तो मैं कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड सारे के वीडियोस जो सेकंड पेपर के हैं वो आपके लिए लेकर आऊँगी, और पेपर फर्स्ट जो सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है वो हम देखेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो मीडियम होने वाला है वो हम इंग्लिश में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जिन स्टूडेंट का भी मीडियम इंग्लिश है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है जो पढ़ना चाहता है, लेकिन उससे अगर सिर्फ नोट्स हिंदी या मराठी में चाहिए होंगे, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, उसकी लिंक मैं दे दूंगी, और आप यहाँ से इंग्लिश में भी पढ़कर उससे रिलेटेड टॉपिक जो है वो देख सकते हैं। नोट्स एक बार आपने ओवरलुक कर ली तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम देखने वाले पेपर फर्स्ट, जो कि महाराष्ट्र स्टेट के लिए है, उसका कंप्लीट सिलेबस हम करने वाले। एक एक यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा सिलेबस जो भी हमारी एग्ज़ाम के पहले पहले हम उसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अभी हम सिलेबस क्या है वो देख लेते हैं, ताकि हमारा जो भी डाउट्स हमारे दिमाग में होते हैं कि किस तरह से हमें सिलेबस को कवर करना है, कौन से यूनिट जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन से स्कोरिंग है, कौन से इस पर हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ये सारी बातें हम इस तरह के इस वीडियो में करते रहेंगे, ताकि हम क्या करें कि जब भी हम पॉइंट्स बाय पॉइंट या फिर यूनिट बाय यूनिट हम स्टडी करेंगे तो हमें किस यूनिट पर ज़्यादा फोकस करना है, किस पे अगर हमने ओवरलुक भी कर लिया तो हमें हमारे मार्क्स जो है वो गेन हो जाएंगे, वो ये भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि सिलेबस हमारा क्या है। देन एक बार हमने सिलेबस देख लिया तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास पेपर पैटर्न क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हमारा पेपर पैटर्न होने वाला है, तो वो भी हम एक बार देख लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं सिलेबस। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो पहला पेपर का जो सिलेबस है वो अभी हमारे सीन पर है। तो सबसे पहला यूनिट, हमारे पास कितनी नंबर ऑफ यूनिट है, 10 नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास है, और सभी यूनिट को सेम नंबर ऑफ वेटेज का मार्क्स का वेटेज है। तो यानी कि सभी यूनिट में से सेम मार्क्स के क्वेश्चन हमें आने वाले, यानी कि हम कोई भी यूनिट नहीं ऐसा बोल सकते कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये कम। हमें सभी यूनिट्स अच्छे से पढ़ने हैं, लेकिन
इसमें ऐसे कौन से यूनिट हैं जिन पर हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर उस पर हमने कमांड कर ली प्रैक्टिस करके तो हम उसमें मार्क्स अच्छे से गेन कर सकते हैं। और कुछ ऐसे यूनिट्स हैं हमारे पास जिन्हें अगर हमने 1-2 बार पढ़ भी लिया, हमारे दिमाग में थोड़े बहुत कंसेप्ट भी अच्छे से आ गए, तो हम उसके जो क्वेश्चंस है वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 10 यूनिट है इसमें का पहला यूनिट है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। तो अब हम सेट एग्ज़ाम किसके लिए दे रहे, हमें एज अ प्रोफेसर किसी कॉलेज पर या किसी स्कूल पर जॉब करना है, इसीलिए हम सेट एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं, जो कि हमारे महाराष्ट्र एंड गोवा के लिए होने वाला है। तो फर्स्ट यूनिट जो है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि इस यूनिट में हमें देखना है कि किस तरह से टीचर्स के कंसेप्ट होने चाहिए, किस तरह टीचर एज अ स्टूडेंट से बिहेव करना चाहिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, ये सारी बातें हमें इस यूनिट में करनी है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा क्या होता है कि टीचिंग। तो टीचर को किस तरह से रिलेट करना चाहिए, किस तरह से उन्हें बिहेव करना चाहिए, ये सारी बातें हमारे यूनिट फर्स्ट में आने वाली हैं। ठीक है, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड ये वाला जो यूनिट है हमारा बहुत ही इजी होने वाला है। क्योंकि क्या होने वाला है, यहाँ पर सभी जनरल क्वेश्चन हमें आने वाले हैं। इसमें 1-2 ट्रिक ऐसी है, अगर वो ट्रिक अगर आपने याद रख ली तो आपका कोई भी जो क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होगा। तो सिर्फ 1-2 ट्रिक जो है वो आपको याद करनी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जो भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गई, कंसेप्ट आ गए, ऑब्जेक्टिव्स आ गए, लेवल्स आ गए, टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, इंस्टीट्यूट कैसा होना चाहिए, लर्निंग फैसिलिटीज़ कैसी होनी चाहिए, मटेरियल कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें हमें इस यूनिट में करनी है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसे हम ऐसा नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हाँ इजी टॉपिक है हम अच्छे से कर लेंगे, नहीं, हमें पढ़ना तो पूरा ही है, लेकिन साथ में हमें शॉर्ट ट्रिक भी लेनी है, ताकि हम जो भी क्वेश्चन करें हमें कॉन्फिडेंस आ जाए उस क्वेश्चन पे कि हम किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। तो साइड बाय साइड में आपको ट्रिक भी देती चलूँगी, साइड बाय साइड आपको पढ़ाती भी चलूँगी, साथ ही साथ हम MCQ भी सॉल्व करेंगे, ताकि हमारी जो है वो प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि यहाँ पर कैसा है, हमें टाइम होता है कम और क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा, तो इसीलिए हमें कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसीलिए हमें ये जो पेपर है वो अच्छे से करना है, ताकि हमारे जो मार्क्स है वो ज़्यादा कवर हो जाए। ठीक है, तो ये है टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें हमें टीचर के रिलेटेड सभी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर कवर करने होते हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 हो गया। देन यूनिट 2 जो है रिसर्च एप्टीट्यूड, ये किस पर होने वाला है, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, रिसर्च यानी जब भी हम किसी यानी कि हम कैसे कहते हैं PhD के लिए एज अ स्टूडेंट जाते हैं, PhD एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई टॉपिक हमारे पास है उसकी हिस्ट्री देखते हैं, उसकी राइटिंग की थीसिस एंड आर्टिकल्स हम देखते हैं। इस तरह से हमारे पास जो है वो रिसर्च एप्टीट्यूड का यूनिट आता है। यहाँ पर रिसर्च के रिलेटेड ही हम सभी कुछ देखेंगे, मीनिंग उसका क्या टाइप्स होने वाले हैं, किस तरह कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, और अप्रोच किस तरह से हमें रिसर्च करना है। तो ये सभी बातें हमें यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड में करनी होती है। जैसे कि सेम टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, किस तरह से टीचर को बिहेव करना चाहिए, सेम उसी तरह से थोड़ा बहुत चेंजेस करके रिसर्च एप्टीट्यूड होना होता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड ये दोनों के दोनों यूनिट हमारे जो है बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है। तो हम इसमें बहुत अच्छे से, यानी कि अगर हमारा यूनिट 1 में हमारा 10 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आते हैं या फिर 10 क्वेश्चन अगर हमारे यहाँ आते हैं, तो हमें आउट ऑफ मार्क्स यहाँ से मिल सकते हैं। तो हम दोनों यूनिट को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि हमारे जो मार्क्स है वो इन यूनिट में से कवर हो जाए। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया हमारा, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया। ठीक है, तो 2 यूनिट हमारे पास है। देन नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें एक पैसेज दिया जाता है। ठीक है, एक पैसेज दिया जाता है, जैसे कि हम 10th तक पढ़ते आए थे, वहाँ पे क्या होता था, इंग्लिश का अगर कोई पेपर हमारा है तो वहाँ पर हमें एक पैसेज दिया जाता था और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, उसी से हमें उस पैराग्राफ से हमें रीड करके हमें आंसर देने होते।
सेम इसी तरह का पैटर्न यहाँ पर है, लेकिन थोड़ी डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पर बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमें एक पैसेज है और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं और उसे हमें आंसर करना है। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट थिंग क्या हो जाती है कि हमें क्वेश्चन को आंसर किस तरह से करना है वो हमें देखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड यूनिट कंपैरिजन। ये भी बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है। अगर हमें एक बार ट्रिक समझ में आ गई कि हमें किस तरह से एक क्वेश्चन का आंसर देखने हैं, किस तरह से हमें वो पैराग्राफ रीड करना है अच्छे से और किस तरह से हमें उस पर आंसर करने हैं, तो हम ये वाला जो यूनिट है इस पे से भी हम अच्छे से मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 हो गया हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, यूनिट 2 हो गया हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड, यूनिट 3 हो गया हमारा कॉम्प्रिहेंशन। 3 यूनिट हमारे हो गए जो कि बहुत ही स्कोरिंग है। और सेम टू सेम 4th यूनिट वो भी बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि ये जो 4th यूनिट है वो है कम्युनिकेशन, यानी कि डेली लाइफ से रिलेटेड सभी कुछ है। यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, जैसे कि कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वो हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंट्राकल्चर, ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं वो कम्युनिकेशन के टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो सेम 1st यूनिट, 2nd यूनिट, 3rd यूनिट एंड 4th यूनिट ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग हमारे लिए है, तो हम इसमें से अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, सिलेबस भी बहुत ही छोटा लिमिटेड सिलेबस है। जैसा कंपैरिजन का है बहुत ही लिमिटेड, यहाँ पर सिर्फ बताया है हमें क्वेश्चन देखने, पैसेज देखना है, उसमें से आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेम कम्युनिकेशन का भी है, यहाँ पर भी हमें कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर हमने पढ़ लिया तो हमें कम्युनिकेशन पे बहुत अच्छे से कमांड आ जाएगी, हम अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो हो गए हमारे स्कोरिंग यूनिट। लेकिन इसके आगे के यूनिट 5 जो क्या है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, यानी कि ये क्या है, मैथमेटिकल यूनिट है हमारा। तो यहाँ पर हमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर हम डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के ऊपर सॉल्व करते चलेंगे, एप्टीट्यूड के रीजनिंग के क्वेश्चन अगर डेली रूटीन चालू रहा हमारा सितंबर तक, तो हम इस पर कमांड बना सकते हैं। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि नहीं, एक बार ये यूनिट पूरा पढ़ लिया, देन अभी इसे नहीं देखेंगे, डायरेक्ट एग्जाम के टाइम पर इसे देखेंगे, तो हम इसमें से ऐसे मार्क्स नहीं गेन कर सकते। या इसे क्या करना है कि रेगुलर इसे स्टडी करना है। आज थोड़ा 1 घंटा ही सही, लेकिन मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा, अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। बाकी की स्टडी तो हमें करनी ही है, पेपर 1 पेपर 2 साथ में लेकर पढ़ना है, लेकिन साथ ही साथ हमें मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड के लिए अलग से टाइम निकालना है, ताकि हमारे जो मार्क्स है वो कवर हो जाए। क्योंकि ये जो है वहाँ पर प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम यूनिट हमारा 6th है, जहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिस भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अगर प्रैक्टिस हमारी कमांड एक बार अगर इस पर बन गई, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट तो क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन अगर एक बार हमारी कमांड बन गई तो हम इस पे से क्वेश्चन आंसर बहुत ही इजीली कर सकते हैं, हम देख कर बता सकते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट तो है हमारे पास ऐसे कि क्वेश्चन को देख कर ही बता देते हैं, हाँ ऐसा, इसका मैम ऐसा आंसर होने वाला है। तो इस तरह से हमें आपको भी ऐसी ही कमांड बनानी है। तो डोंट वरी, मैं आपके लिए अभी हाजिर हूँ, क्योंकि हम आपको इसी तरह के क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम किसी पॉइंट पर कमांड बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। इसमें क्या आ जाता है, हमारे नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, रिलेशनशिप, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, इसी तरह से पूरे के पूरे क्वेश्चन इस पे आते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग में क्या आता है, वेन डायग्राम, आर्गुमेंट फॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरी, प्रोपोजिशंस, फिगर्स, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इस तरह से हमारे दोनों यूनिट हैं, जो कि स्कोरिंग तो है, लेकिन अगर प्रैक्टिस है तो अगर प्रैक्टिस हमने अच्छे से कर ली तो हम इसमें से भी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी लेवल इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गए
यूनिट 6, 5th और 6th यूनिट, यानी कि हमारे 6 यूनिट यहाँ पर हो जाते हैं कंप्लीट। यानी कि हम इस तरह से हमें इन 6 यूनिट पे स्टडी करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या हो जाता है, ये भी थोड़ा हमें इसमें क्या करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा, इसमें हमें डिफरेंस देखना है, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार डायग्राम, इस तरह से टेबल चार्ट, ये सब देखना है। जैसे कि डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एंड गवर्नेंस, यानी कि करंट के रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर होता है। तो इसका भी स्टडी आपको रेगुलर करना होगा, तभी आप इसमें से मार्क्स गेट कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर स्टडी से हमारा जो प्रैक्टिस है, हमारी जो कंसेप्ट है वो डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी लेवल इसमें भी बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम रेगुलर इसका स्टडी करेंगे तो ये भी हमारे लिए अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, स्कोरिंग यूनिट हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सेम यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 8, जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ICT। जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, इनके लिए तो ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत ही बेसिक सा कंप्यूटर की नॉलेज आपको अगर है तो यहाँ पर अच्छे हो जाता है, स्कोर हो जाता है आपका। लेकिन अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है और आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आपको यहाँ पर पूरी हिस्ट्री कंप्यूटर की पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री, थोड़े बहुत उसके क्वेश्चंस थोड़े डिफ़िकल्टी लेवल के आपको लग सकते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ICT बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, तो ICT इम्पॉर्टेंट भी है, इजी भी है, लेकिन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट तो अच्छे से कर लेंगे, लेकिन जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, उन्हें थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान देने की इस पर ज़रूरत है। तो ये हो गया हमारा यूनिट नंबर 8, जहाँ पर हमें प्रैक्टिस और उसके साथ साथ कंसंट्रेशन भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, तभी हम ICT को अच्छे से क्रैक करेंगे। क्योंकि अगर कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अच्छे से वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर हमने पढ़ लिया तो हमें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में है क्या। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम जैसे ही अपना सिलेबस कवर करते चलेंगे, हर वीक हम 1 या 2 टेस्ट सीरीज रखेंगे, यानी कि टेस्ट रखेंगे, ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं, जो भी हमने वीक में पूरे 6 दिन में जितना भी पढ़ा है, हर संडे हम एक टेस्ट रखेंगे, या तो सुबह या फिर शाम, या फिर अगर मैनेज हुआ तो सुबह शाम दोनों टाइम पर। तो अगर आपने ये सब देख लिया तो आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम टेस्ट भी लेंगे, स्टडी भी करेंगे, और साथ में साथ अपना जो भी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस कवर करते चलेंगे, ताकि सितंबर तक हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। और देन प्लान क्या हो जाएगा कि सितंबर के पहले पहले हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, और रिमेनिंग जो डे है वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह से हम शेड्यूल लेके चल रहे हैं। अगर हमारा कंप्लीट हो जाता है, बहुत अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए भी और हमारे लिए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तभी तो हमें अच्छे लगेगा। आप अगर किसी मेरिट लिस्ट में आ गए तो हमें अच्छा लगेगा, नहीं यार ये हमारा स्टूडेंट है, हमारे मेहनत का फल इसे मिल रहा है, ये भी मेहनत कर रहा है, हमसे पढ़ रहा है। ये सब बातें हमें अच्छी करती है, मोटिवेट करती है। तो चलिए, अभी नेक्स्ट यूनिट हमारे पास क्या है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये तो बहुत इजी टॉपिक है, यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत जो एनवायरनमेंट का एंड डेवलपमेंट का अगर कंसेप्ट हमारे पास हमें पता है तो हम इस पर भी अच्छे से कमांड ले सकते हैं। थोड़ा बहुत लेंदी यूनिट तो है, लेकिन स्कोरिंग है, हम कर सकते हैं इस पर। थोड़ा बहुत अगर हमने पढ़ लिया तो हम इसमें भी स्कोर कर सकते हैं। तो यूनिट 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 9th यूनिट स्कोरिंग है, हम अच्छे से इस पर कमांड ले सकते हैं। एंड लास्ट यूनिट है हमारा 10th, जो है हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये भी यूनिट स्कोरिंग है, बस अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें क्या होने वाला है, जैसे कि हायर एजुकेशन में क्या होता है कि कौन सी पॉलिसीज़ है, गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन क्या है, एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है, ओरिएंटेशनल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम, इंडिया में किस तरह से लर्निंग होती है, रिसर्च किस तरह से होता है, इंस्टीट्यूशन में क्या स्ट्रैटजीज होती है पढ़ाने की,
ये सब बातें हमें हायर एजुकेशन सिस्टम में होती है। तो अगर कॉमन सेंस वाली बातें अगर आएगी तो वो तो हमें जल्दी से हम कवर कर लेंगे, और थोड़ी बहुत जो हाई लेवल की जो पॉइंट्स होंगे वो हम अच्छे से कवर करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से हमें इसे कवर करना है। ठीक है, तो ये 10 यूनिट है पेपर फर्स्ट के, जिसमें कुछ यूनिट जो है वो स्कोरिंग है और कुछ में हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ताकि हमें जो है कवर हमारा सिलेबस अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो ये था पेपर फर्स्ट का सिलेबस। ठीक है, पेपर फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट हो गया, यानी कि हमें पढ़ना किस तरह से, ये तो हमें एक बार समझ में आ गया कि कौन से यूनिट हम पहले पढ़े, कौन से बाद में पढ़े, किस पर हमें प्रैक्टिस करनी है। ये अगर हमें समझ में आ गया तो हम बाकी की जो पॉइंट्स है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पेपर फर्स्ट। अब पेपर सेकंड जो है वो है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए। जो भी कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं, ये पेपर सेकंड उनके लिए है। तो अगर ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको पता चले कि यूनिट कौन से हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये यूनिट का भी मैं पूरा एनालिसिस करके आपको बता दूं किस तरह से हमारे ये होने वाले हैं, किस तरह से हमें इस पर स्टडी करना है, तो मतलब मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि मैं ये एनालिसिस करके आपको बताऊं या नहीं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिए कि मैम हमें एनालिसिस करके बता दीजिए पेपर 2 का। ठीक है, तो चलिए, इस तरह से हमारा सिलेबस है, इस तरह से हमें स्टडी करना है। तो हम 1 जून, डेट याद रखिए, 1 जून से हमें ये जो क्लासेस है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और इतनी मेहनत आपके लिए कर रही हूँ तो एक लाइक तो बनता है, तो लाइक कर दीजिए हमारी इस वीडियो।